जा रहे हैं डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना सर्वप्रथम अध्ययन करके वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में बताई। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इनके इसी कार्य के लिए, मतलब जो इन्होंने ये पूरी संरचना बताई द्विकुंडलित, उसके कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डीएनए मॉडल के मुख्य बिंदु, अब हम देखेंगे डीएनए मॉडल किस तरह उन्होंने दिया था। ठीक है ना, पहला, डीएनए के प्रत्येक अणु में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ लिपटकर द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं। इस तरह से एक दूसरे के चारों तरफ लिपट के द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं, 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। अब प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड में जो एक श्रृंखला है उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या रहती है, हमारी श्रृंखला रहती है। मतलब कि हमें पता है जो डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक पॉलीमर से बना होता है। तो यहाँ पर तो मतलब कि क्या होगा, ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी पूरी श्रृंखला जो होगी, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे और यही दोनों श्रृंखलाएं मिलकर द्विकुंडलित श्रृंखला मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है, इसे डीएनए बोलते हैं। दूसरा, प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला होती है ना। हाँ, यहाँ पर फिर से आ गया वही, अच्छा अभी तो पढ़ा है। दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं और दोनों श्रृंखलाएं अर्थात कुंडलों का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं ना, ये दोनों कैसे जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं और इन दोनों का जो व्यास है वो कितना रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला में उपस्थित प्यूरिन दूसरी श्रृंखला में उपस्थित पिरामिडिन से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। तो प्यूरिन पिरामिडिन से जुड़ता है, पिरामिडिन प्यूरिन से जुड़ता है। इस तरह से ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों की वजह से जुड़ी रहती हैं। चौथा पॉइंट, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, मतलब कि यहाँ पर जो प्यूरिन का जो हमारा एडेनिन है वो पिरामिडिन के थाइमिन के साथ, और तथा ग्वानिन तो हमेशा साइटोसिन के साथ। तो ग्वानिन जो है हमारा प्यूरिन का वो हमेशा पिरामिडिन के साइटोसिन के साथ जुड़ता है। डीएनए श्रृंखला में प्यूरिन अथवा पिरामिडिन क्षारकों की संख्या बराबर होती है। तो इन दोनों की संख्या बराबर होती है। किसने बताया था, हमारे कार्चॉफ, ऐसे कुछ नाम था, क्या नाम था उनका, चारगॉफ वैज्ञानिक ने बताया था। 5वां पॉइंट लास्ट का कि दोहरे कुंडलन के हर घुमाव लूप की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब पूरे जो लूप है, जो घुमाव है पूरा, उसकी लंबाई कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम, और श्रृंखला के हर घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, 34 लंबाई है इसकी, तो 10 का हम जब डिवाइड करेंगे 34 से, तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की कितनी लंबाई होगी, तो अतः इसमें उपस्थित प्रत्येक 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से हमने बनाया, और हमें ये भी याद रखना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है 5 टाइम टू 3 टाइम जाती है और 3 टाइम टू 5 टाइम, इस तरह से होती है। ठीक है ना, मतलब ये एक तरह से विपरीत रहते हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत। और यहाँ पर 5 टाइम टू 3 टाइम को हम बताएं क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जो 5 टाइम टू 3 टाइम रहती है उसको बोलते हैं कोडिंग श्रृंखला, और जो 3 टाइम टू 5 टाइम रहती है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होती है, 3 टाइम टू 5 टाइम, 5 टाइम टू 3 टाइम क्या रहती है, हमारी कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरा मॉलिक्यूलर बेस से भी बना रखा है, जिसमें शुगर है। शुगर के हमें याद है कि जब शुगर के साथ जब हमारा नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो हम उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हम उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हम उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो उसे हम ग्लाइकोसाइडिक, और जब शुगर के 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह से जब 5 टाइम लगाएंगे और उसके विपरीत 3 टाइम लगाएंगे, मतलब शुगर उल्टी हो जाएगी और वही 1 पर क्या जुड़ेगा, हमारा नाइट्रोजन क्षार, 5 पर हमारा क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट, और फिर नीचे जोड़ते जाएंगे पूरी श्रृंखला को। और ये आपस में कैसे जुड़ती है हमें पता है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इस
इस तरह हमने डीएनए की संरचना देखी। अब हम देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो अपने ही समान डीएनए की श्रृंखला दूसरी श्रृंखला बना सकती है। डीएनए की इसी क्रिया को डीएनए द्विगुणन कहते हैं। तो इसी को प्रतिवर्ती बोल रहे हैं हम डीएनए की। अब ये डीएनए की प्रतिवर्ती द्विगुणन की विधि किस तरह से है, तो वाटसन एंड क्रिक के अनुसार द्विगुणन के समय डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं क्षारों के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। तुम्हें पता है नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है तो टूट जाते हैं, फलतः दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। देखो जिस तरह से डायग्राम बनाए ये दोनों अलग हो गई हैं, ठीक है। अब प्रत्येक कोशिका के कोशाद्रव्य में तथा केंद्रक में स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये डीएनए की एक हरी श्रृंखला के साथ जोड़ी बना देते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो जुड़ जाएंगे हमारी जो खुली श्रृंखला है उसके साथ। तो स्वतंत्र एडेनिन न्यूक्लियोटाइड खुली श्रृंखला के थाइमिन न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है और ग्वानिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ साइटोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ते हैं। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या करेंगे, फॉस्फेट को जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड उसके समान बना लेते हैं। तो इसके बाद शर्करा अणु अपने फॉस्फेट घटक से जुड़कर खुली श्रृंखला के ही समान नई श्रृंखला बना देती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं नई श्रृंखला बना देती है और इस प्रकार प्रत्येक खुली श्रृंखला पुनः नया कुंडलित डीएनए बना लेती है और इसी को डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। तो प्रत्येक खुली श्रृंखला अपने समान क्या कर रही है, एक और नया कुंडलित डीएनए बना देती है ना। तो इसी को हम द्विगुणन कह रहे हैं डीएनए का। तो हम देखेंगे अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखो भाई डीएनए द्वारा एमआरएनए की बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। तो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए और यह क्रिया प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण है। क्यों, क्योंकि दे हमें पता है कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है हमारा प्रोटीन। तो ये एमआरएनए की बनने की विधि पहला प्रोटीन संश्लेषण की प्रथम चरण है तथा यह क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। और हमें पता है यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये भी चीज़ याद रखना। अब हम यूकैरियोट्स में ही अनुलेखन क्रिया देखते हैं। तो यूकैरियोट्स में हमें पता है 5 टाइम टू 3 टाइम हमने क्या बताया था, कोडिंग स्ट्रैंड और 3 टाइम टू 5 टाइम को हमने क्या बताया था, क्या बोला था हमने, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या होगा हमारा 3 टाइम टू 5 टाइम शुरुआत होगी किसकी बनने की, हमारे एमआरएनए की। पर ये जो बनेगा, जो निर्माण होगा वो किसमें निर्माण होगा, निर्माण पूरा मतलब किसमें होगा, कोडिंग स्ट्रैंड में 5 टाइम टू 3 टाइम में, ठीक है ना, या एंड बोल सकते हैं 5 एंड टू 3। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड पर 3 टाइम टू 5 टाइम में प्राथमिक प्रतिलिपि। तो पहले क्या होती है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट शुरू होती है और इस पहले चरण में क्या होता है, एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजेनेसिस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। एचएनआरएनए हेट्रोजेनेसिस न्यूक्लियर आरएनए बनता है और इस हेट्रोजेनेसिस न्यूक्लियर आरएनए में क्या होता है, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन तो खाली भाग होता है जिस तरह यहाँ पर दिख रहा है और इंट्रॉन्स क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं हमारा भरा भाग ट्राइंगल्स जो मैंने दिखा रखे वो, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे रहते हैं। तो ये इसे हम बोलते हैं स्प्लिट अरेंजमेंट जीन के रूप में होते हैं। उसके बाद इस एचआरएनए स्प्लिट अरेंजमेंट जीन जो है हमारा एक्सॉन इंट्रॉन में अब कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं। क्या अतिरिक्त एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, हमें पता है यहाँ पर कि 5 टाइम टू 3 टाइम को हम क्या बोलते हैं, हम कोडिंग स्ट्रैंड और 3 टाइम टू 5 टाइम को क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर देखना भाई 3 टाइम जो होता है हमारा वो होता है टेल और जो 5 टाइम होता है उसे हम बोलते हैं कैप। तो टेल वाले 3 टाइम पर होती है टेलिंग प्रोसेस, 5 टाइम वाले को कैप बोलते हैं, कैपिंग प्रोसेस वहाँ पर होती है। तो टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इस पूंछ रीजन पर 200 से 300 है ना, क्या होते हैं, एडिनिलिक एसिड जुड़ जाते हैं। तो एडिनिलिक एसिड यहाँ पर जुड़ जाते हैं 200 से 300 किस पे, टेल वाले पर। अब यहाँ पर देखो क्या होता है 5 और कैप वाले पर क्या होता है भाई, कैपिंग प्रोसेस होती है जिससे इस रीजन पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट MGPP मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ते हैं। तो टेल वाले पर क्या जुड़ रहा था हमारा, एडिनिलिक एसिड और 200 से 300 मान लो, और यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा कैप वाले पर जुड़ रहा है। तो इस तरह मैंने पूरी डायग्राम बनाया जिसमें हम टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या देख रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिसमें एचएनआरएनए बना, जिसमें क्या था देखो एक्सॉन
एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन खाली भाग, इंट्रॉन भरा वाला भाग। और यहाँ पर कैपिंग और टेलिंग है। 5 टाइम पे क्या हो रहा है, MgCp मतलब कि मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनना है। और यहाँ पर जो हमारा टेलिंग है उसमें क्या हो रहा है, एडिनिलिक एसिड जुड़ रहे हैं 200 से 300, 3 टाइम 2। तो ये सब कौन कर रहा है, HNRNA कर रहा है। और ये HNRNA में क्या हो रही है, इसको हम बोलते हैं एडिशनल प्रोसेसिंग, अतिरिक्त क्रियाएं। अब तीसरा चरण है यहाँ लास्ट का कि RNA संबंधन, RNA स्प्लिसिंग क्या होती है। देखो RNA स्प्लिसिंग क्या होती है कि HNRNA से इंट्रॉन्स को हटाने की क्रिया HRNA संबंधन कहलाती है। तो जो भी हमारे क्या है इंट्रॉन्स हैं HNRNA पर, उनको हटाने की क्रिया को क्या बोले, RNA संबंधन कहते हैं। तथा इंट्रॉन्स के हटने से एक्सॉन क्या हो जाएगा भाई, डिफाइंड सीक्वेंस, मतलब कि लगातार क्रम में आ जाएगा। तो ये एक डिफाइंड सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर HNRNA अब किस तरह से दिख रहा है, देखो भाई यहाँ पर केवल एक्सॉन है, 3 टाइम पर वो एडिनिलिक एसिड, 5 टाइम पर हमारा मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हमारा यहाँ पर ओनली एक्सॉन बचा HNRNA पर। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम क्या बोले हैं, संशोधित परिपक्व mRNA, मतलब हमारा mRNA का निर्माण हो चुका है तथा mRNA का निर्माण हो गया। और इसी क्रिया को हम क्या बोले हैं, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी इतना ही।